नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राधिका नाइक जी ने। राधिका जी, आपने बताया है कि आपके बेटे की उम्र है 23 साल की और उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है अर्निंग की। तो आप जानना चाहती हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम्स अच्छी रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। 10 से 15 साल का नजरिया है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। मतलब कि योर सन कैन इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड फंड्स। और यहां पर दो स्कीम्स के मैं आपको नाम बताऊंगा। एक कोटक मल्टी कैप फंड जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में, सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक अच्छा फंड रहेगा। तो दो फंड्स में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती हैं, दो में डिवाइड करके इक्वली एसआईपी कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अंकुर ने। अंकुर जी, आपने बताया है कि आप कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और आपका टारगेट है 10 साल में 3 करोड़ रुपए। तो पहले बात करते हैं, क्या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे या आपको इससे बढ़ाना होगा। तो क्योंकि 15,50,000 रुपए आपने लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं और 17,000 रुपीज पर मंथ की आप एसआईपी कर रहे हैं, यदि 12% के सीएजीआर पर मैं कैलकुलेट करूं तो टोटल 86 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं 10 ईयर्स में। और यदि मैं आपको सजेशन दूं कि आप 10% से स्टेप अप करें, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी साल दर साल, तो भी करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। यहां तक कि यदि हम एज्यूम करें कि सीएजीआर 12% नहीं बल्कि 15% रहे, 15% का रिटर्न मिल पाए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर, तो भी करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो यानी कि आपका जो टारगेट है 3 करोड़ का, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कम है। आपको इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही दूसरा तरीका यह है कि जो निवेश की अवधि है, यदि आप उसे बढ़ा दें 10 ईयर्स की बजाय, आप कहें कि 15 ईयर्स में आपको टारगेट पूरा करना है या उससे ज्यादा समय आपके पास हो, तब ये आपके लिए आसान हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम्स की। पहले लमसम की बात करते हैं। लमसम में आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जहां पे 4.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा मिड कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, अगेन ये मिड कैप फंड है और 4.5 लाख का आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में 2 लाख का आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में 2 लाख रुपए है और जीएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1,50,000 रुपीज है। आपका जो पोर्टफोलियो है काफी अग्रेसिव है, क्योंकि यहां पर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है और साथ ही जीएम फ्लेक्सी कैप के जरिए भी मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं एसआईपी की। तो एसआईपी में जो टोटल 17,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 10,000 रुपीज आपके सिर्फ स्मॉल कैप में एलोकेट हो रहे हैं और साथ ही एक आपके पास थीमेटिक फंड है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है काफी अग्रेसिव है। तो हालांकि नजरिया 10 साल का है, यदि आप रिस्क को समझते हैं तो आप बेशक इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि थोड़ा सा रिस्क कम करना है पोर्टफोलियो में, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए। उसके बजाय आप फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है आशीष बंसल ने। आशीष जी हमारे शुभचिंतक हैं और अक्सर वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। आशीष, आपने कहा है कि पंकज सर का फेवरेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये सही बात है। और ये सिर्फ मल्टी एसेट फंड नहीं बल्कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या फिर कुछ सिलेक्टेड फंड हाउसेस हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। क्या होता है कि एक तो फंड की परफॉर्मेंस ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में फंड्स को किस तरह से फंड हाउसेस मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स की क्या स्ट्रेटेजीज हैं। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, वो है इन्वेस्टर सर्विस या कस्टमर सर्विस। कुछ फंड हाउसेस हैं जहां पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, यानी कि यदि कोई मेरा इन्वेस्टर, कोई मेरा व्यूअर मुझे कंप्लेंट करता है तो भी मैं डायरेक्टली उस कंप्लेंट को
सही लोगों तक पहुंचा सकता हूं और उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करवा सकता हूं। और वहीं कुछ फंड हाउसेस हैं जहां पर शायद ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तो जिन फंड हाउसेस के साथ मैं कंफर्टेबल हूं कि यहां पर ना सिर्फ रिटर्न्स बल्कि रिस्क मैनेजमेंट को लेकर भी कंपनी काफी सीरियस है और साथ ही कस्टमर सर्विस पर फोकस करती है, उन फंड हाउसेस की स्कीम्स को मैं प्रेफरेंस देता हूं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि जो फंड मैंने सजेस्ट किया है वो शायद उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरा फंड, लेकिन यदि आप ओवरऑल देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस तो शायद आपको मेरी बात सही लगेगी। तो आशीष, यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लमसम भी कर सकते हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हैं। एक सजेशन होगा कि आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है और यहां पर इक्विटी एलोकेशन आपको अच्छी मात्रा में दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि यदि लमसम करना है तो एक दिन में ना करें, इसे आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय के लिए स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप इसे कुछ किस्तों में इन्वेस्ट करें। और मैं जानता हूं कि आपके पास दूसरी स्कीम्स भी हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो इस स्कीम को बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है संतोष मोरे ने। संतोष जी, आपने बताया कि आपके पोर्टफोलियो में है एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसमें 3 लाख रुपए आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, साथ ही बंधन स्मॉल कैप फंड में 3 लाख रुपए, HSBC स्मॉल कैप फंड में 3 लाख, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 3 लाख रुपए। ये आपके पास में 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं, यानी कि बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है आपका। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3 लाख रुपए, ये एक मिड कैप फंड है। एक्सिस मिड कैप फंड में 3 लाख रुपए और आपका नजरिया 10 से 12 साल का है। हालांकि नजरिया आपका लॉन्ग टर्म है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है और आपको स्मॉल कैप फंड्स कम करने चाहिए। और टोटल एलोकेशन जो है, यानी कि जो टोटल पोर्टफोलियो साइज है, उसका आपको 15-20% या थोड़ा सा अग्रेसिव भी आप कहेंगे तो 25% तक एलोकेशन आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पे एलोकेशन किया हुआ है, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत रिस्की बना देता है। और साथ ही आपने क्योंकि 4 स्मॉल कैप फंड्स चुने हैं, मेरे हिसाब से आपको नंबर ऑफ फंड्स भी कम करने चाहिए, ये बेहतर रहेगा। तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करके आपको फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप के लिए आप ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मनु गुरुंग ने। मनु, आपने कहा है कि आप मेरा शो हमेशा देखते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात, आप SIP शुरू करना चाहते हैं अपने बेटे के लिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ और नज़रिया आपका है 20 साल का। और आपने साथ ही कहा है कि आप बाद में धीरे धीरे करके इस अमाउंट को 20,000 रुपये कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि यदि 20 साल की बात हो रही है तो 20,000 ही क्यों, बल्कि आप साल दर साल से बढ़ाते रहिए और जितना भी मुमकिन हो आप SIP का अमाउंट को बढ़ाते रहें। तो आपका नज़रिया क्योंकि 20 साल का है, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और एक ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी स्कीम आप ले सकते हैं कोटक मल्टी कैप फंड और तीसरी स्कीम होगी मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 रुपीज़ की SIP कीजिए और बाकी 2 स्कीम में 3-3 हज़ार रुपये की SIP कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी SIP हो जाएगी और आप आगे चलकर इन्हीं स्कीम में SIP के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।